Episode 231 से 233 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड। चेक मार्क चमकता दिल। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के विला में, मोक्ष के रूम में इस वक्त मोक्ष और ईशानी अपनी प्यार की दुनिया ने खोए हुए थे। दोनों के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। मोक्ष ईशानी की होंठों को किसी पागल की तरह चूम रहा था। धीरे धीरे उसकी होंठों से वो उसकी नेक पर आ गया और चूमने लगा। धीरे धीरे वो उसकी नेक और कॉलरबोन को किस और बात कर रहा था। ईशानी की मदहोश भरी आहें मोक्ष को अंदर से सुकून दे रही थी। धीरे धीरे वो उसकी सीने पर आ गया और उसकी साइन को सहलाते हुए किस और बाइट करने लगा और सक करने लगा। दोनों ही मदहोश होने लगे थे। थोड़ी देर में मोक्ष ईशानी के अंदर समा गया। ईशानी की दर्द से चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि ये उसकी सेकंड टाइम था। मूर ने जब ईशानी को इतने दर्द में देखा तो उसने उसकी होंठों पर अपने होंठ रख दिए और प्यार से उसे चूमने लगा, जिस वजह से थोड़ी देर में ही ईशानी की दर्द थोड़ा कम हो गया और ईशानी की मीठी सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी। ईशानी की नाखून मोक्ष की पीठ पर गड़ रहे थे, जिससे मोक्ष और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया। मोक्ष आज थोड़ा जेंटल तरीके से ईशानी को प्यार कर रहा था। 2 घंटे बाद ईशानी थककर मोक्ष की बाहों में ही सो गई थी। वहीं मोक्ष ईशानी की गले और सीने को चूम रहा था। जब ईशानी कसमसाने लगी तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी बालों को प्यार से सहलाने लगा और एक टक ईशानी की चेहरे को देखने लगा। उसकी बालों की खुशबू को इनहेल करने लगा। उसकी आंखों में ईशानी के लिए इस वक्त जुनून और पागलपन झलक रहा था और हद से ज्यादा प्यार भी झलक रहा था। ये उस मोक्ष से बिल्कुल अलग लग रहा था जो हमेशा ईशानी के सामने प्यार से बिहेव करता था। बेबी डॉल, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ। तुम मेरा प्यार, जुनून, पागलपन सब कुछ हो। तुम्हारे लिए मैं इस पूरे दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता है। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ बंध चुकी हो। अब अगर मेरी वो आइडेंटिटी तुम्हारे सामने आ भी जाए तो भी तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। और अगर तुम कभी चाहो तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में सब हॉल में बैठे हुए थे। तभी नरेंद्र जी अखिलेश जी से बोले, बेटा क्या सब कुछ हमारे प्राइवेट म्यूजियम में ठीक से अरेंज हो गया है? उनकी बात सुनकर अखिलेश जी बोले, हाँ डैड, सब कुछ हो गया है। हम कल से फिर से क्लब ओपन कर सकते हैं। मुझे तो अब से ये सोचकर मजा आ रहा है कि कल सबका रिएक्शन क्या होगा। जब वो सब इतने सारे एंटीक चीजें हमारे क्लब में देखेंगे, वो सब तो जल ही जाएंगे, क्योंकि वो सभी एंटीक तो गवर्नमेंट और बड़े बड़े म्यूजियम में भी नहीं है। उनकी बात सुनकर दादाजी ने भी एक्साइटेड होकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। उन्हें भी पता था कि उनकी बहू ने उन्हें सिर्फ तोहफा नहीं बल्कि खजाना दिया है, जिसे देखकर कोई भी लालच में आ सकता है। तभी कमल जी बोली, वो हमारी बहू की तरफ से था तो उसका खास होना कौन सी बड़ी बात है। मेरी पोता बहू तो खुद सबसे बड़ा खजाना है, जिसे हम संभाल कर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे हमारी प्यारी बहू को चुरा के ले जाए। वैसे भी ईशानी जैसी बहू भला किसको नहीं चाहिए होगा। दादी माँ की बात सुनकर कल्पना जी बोली, आप बिल्कुल सही कह रही है मोम। पता नहीं मेरा गधा बेटा मेरी प्यारी बहू को अच्छे से ट्रीट कर रहा है या नहीं। वैसे भी उसे अपनी काम से फुर्सत ही कहाँ मिल रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम आज ईशानी को अपने साथ क्लब ले जाए। वहाँ वो भी थोड़ा एंजॉय करेगी और हमें भी उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। वैसे भी बेचारी बच्ची कितना काम करती रहती है, उसे तो सांप उम्र की बच्चों की तरह एंजॉय करने का भी टाइम नहीं मिलता। आप क्या कहती है मोम, क्या ये आइडिया अच्छा नहीं है? अपनी बहू की बात सुनकर कनक जी बोली, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। हमें आज ईशानी को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। उस क्लब में वो अपनी एज की बच्चों से मिलेगी तो शायद उसे अच्छा लगेगा, कर वो घुल मिल जाएगी। और वैसे भी मैं तो चाहती हूँ कि सब मेरी पोते बहू को देखे कि वो कितनी काबिल है। वो लोग हमेशा ये कहते रहते थे ना कि मेरा पोता पता नहीं कैसी लड़की को चुनेगा, क्योंकि आज तक तो कोई मेरे पोते को पसंद नहीं आया और पता नहीं उसकी शादी कब होगी। और उनके पोते कितने अच्छे हैं जो उनकी बात मानकर उन लोगों ने शादी कर लिया है। पर मैं चाहती हूँ कि अब वो मेरी पोता बहू को देखकर जले, देखे कि मेरे पोते ने कैसी हीरा को अपने लिए चुना है। उनकी बात सुनकर कल्पना जी बोली, आप ठीक कह रही है मोम। मैं तो अभी से एक्साइटेड हो रही हूँ कि वो सब मेरी प्यारी बहू को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर दादाजी और अखिलेश जी ने नामे अपना सिर हिला दिया। वो भी तो अपनी बहू को अपने दोस्तों से मिलाना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें कैसा हीरा मिला है। कनक जी और कल्पना जी तो खुश हो रहे थे। वो जब भी उस क्लब में जाते थे, क्लब में कोई ना कोई हमेशा उन्हें मोक्ष की शादी के बारे में ही कहता था और सब अपनी बेटी का रिश्ता मोक्ष के साथ जोड़ना चाहते थे। पर दादी माँ और कल्पना जी हमेशा कहते थे कि मोक्ष अपनी पसंद से शादी करेगा, जिस वजह से कुछ लोग उनकी पीठ पीछे बातें बनाते थे, क्योंकि सबको पता था कि मोक्ष किसी भी लड़की को अपने आसपास तक भटकने नहीं देता। दूसरी तरफ मेहरा विला में प्रिया अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। इस वक्त वो बहुत दयनीय लग रही थी, क्योंकि दर्शित ने उसे बहुत कुछ सुनाया था। वो उम्मीद कर रही थी कि उसकी मोम, डैड और भाई कुछ कहे,
दर्शित, प्रिया तुम्हारी बहन है, तुम उससे इतनी रुडली कैसे बात कर सकते हो? आरती जी ने थोड़े गुस्से में दर्शित से कहा, क्योंकि सच में दर्शित ने प्रिया की बहुत बेइज्जती किया था। दर्शित ने उन्हें देखकर एक व्यंग भरी मुस्कान लिए कहा, ठीक वैसे ही जैसे आप मेरी बहन ईशानी से पहले बात करती थी। वैट आप तो ईशानी से इससे भी ज्यादा रूडली बात करती थी। मैंने तो इस लड़की से इतनी भी रूडली बात नहीं की, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर आरती जी चुप हो गई, उनकी आंखों से आंसू बह गए। भाई, मैं तो बस ईशानी की रेपुटेशन और हमारी बिजनेस की भलाई के बारे में सोच रही थी। प्रिया ने इतना ही कहा था। दादी माँ गुस्से से बोली, तुम्हें उसकी भलाई के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये तब क्यों नहीं याद आया जब तुम उसकी हिस्से की खुशियां और प्रॉपर्टी ले रही थी? तुम सच में एक घटिया लड़की जो तुम्हें सिर्फ मैनिपुलेट करना आता है। उनकी बात सुनकर प्रिया और भी ज्यादा रोते हुए बोली, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आप चाहते हैं तो मैं उस शेयर को ईशानी को वापस दे दूंगी। प्रिया को तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, उस छोटी सी शेयर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मॉम, आप हमेशा वही बातें क्यों कहती है? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हम सब ने प्रिया को शेयर दिया था। हम सब ने नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी इस बेवकूफ बीबी का फैसला था। अगर हम चाहते तो इस घटिया लड़की को यहां से एक तिनका तक भी नहीं ले जाने देते। इतना कहकर दादाजी ने अपना मुंह बना लिया। तभी दादी माँ बोली, पता नहीं मेरा ये बेटा किस पर गया है जो इतना बेवकूफ है। जरूर ये आपकी उस बहन पागल बेवकूफ बहन पर गई है। नहीं नहीं, ये लड़का तो उनसे भी 2 कदम आगे है। बेवकूफी करने में जैसे उसे समझ नहीं आता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। उनकी बात सुनकर दादाजी बोले, तुम इसमें रुको को क्यों घसीट रही हो? वो तो यहाँ है भी नहीं, पर सच तो है कि ये जरूर उस पर ही गया है। उनकी बात सुनकर सुकेत जी ने अपना सिर पीट लिया। क्या उन्हें अपनी बुआ जी से कंपेयर करना जरूरी है? माँ, पापा, हमने तो ईशानी को भी शेयर दिया था, पर उसने खुद ही मना कर दिया। सुकेत जी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। हाँ तो क्या हो गया? उसे उस छोटी सी शेयर की क्या जरूरत है? शायद तुम्हें अपनी खुद की बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि तुम तो अपनी कचरे से उठाए इस लड़की के खिदमत में लगे हो। पर मुझे मेरी पोती के बारे में अच्छे से पता है। वो खुद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को ओन करती है, और इंडिया में पता नहीं कितनी छोटी छोटी कंपनीज है जो उसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं। और उन सभी कंपनी की कुछ शेयर्स मेरी पोती के नाम पर है, तो भला वो उस शेयर को क्यों लेती जो तुम सब उसे भिक में दे रहे थे? उनकी बात सुनकर दर्शित और नंदिनी को छोड़कर बाकी सब हैरान हो गए। प्रिया तो अंदर ही अंदर कूद रही थी। उसे ईशानी के पास इतनी प्रॉपर्टी है सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नंदिनी अपनी जगह से उठते हुए बोली, देखिए, आपको जो करना है अपनी इस बेटी के साथ कीजिए, पर मेरी इशू को डे से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से ही उसे फिर से पैनिक अटैक आया था। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी धीरे धीरे चले गए। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के विला में मोक्ष अभी भी ईशानी को अपनी बाहों में लिए सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद ईशानी कसमसा कर उठने लगी। उसे उठते हुए देखकर मोक्ष ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वो नहीं चाहता था कि ईशानी उसकी आंखों में इस वक्त देखे। वहीं ईशानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे दुनिया का सबसे हैंडसम चेहरा अपने सामने दिखाई दिया, जिसे ईशानी सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ईशानी खोई हुई बस मोक्ष को देखती जा रही थी, जो मोक्ष अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसे तो अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी बेबी डॉल कितनी प्यार और शिद्दत से उसे देख रही है। फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोला। वो देखना चाहता था कि उसकी बेबी डॉल आगे क्या करेगी। वो ये सोच रही रहा था कि ईशानी की होंठों उसे अपनी माथे पर महसूस हुआ, जिसे महसूस करके मोक्ष की दिल सुकून से भर गई। वहीं ईशानी मोक्ष की माथे को बड़े प्यार से चूमने के बाद उसकी दोनों गाल को शिद्दत से चूम लिया। फिर उसने मोक्ष की आंखों को चूम लिया। वहीं मोक्ष के दिल में तो डे से तूफान सा उठ रहा था। उसकी धड़कन डे से रुक सी गई थी। वहीं ईशानी की नजर डे से मोक्ष की होंठों पर गया तो उसकी गला मानो सूखने लगा। उसे अपनी और मोक्ष की हर बार की इंटेंस किस याद आ रही थी। तभी मोक्ष जो सोने का नाटक कर रहा था, अब उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने झटके से ईशानी को लेकर पलट गया। इस वक्त मोक्ष ईशानी के ऊपर था और अपनी इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। वहीं ईशानी तो मोक्ष के ऐसे इतनी तेजी से पलटने के कारण हैरान थी। उन दोनों की बॉडी सिर्फ एक पतले से ब्लैंकेट में कवर था और दोनों के सेंसेशन महसूस हो रहा था। मोक्ष ईशानी पर खुद को प्रेस कर रहा था, जिस वजह से ईशानी की में से आह निकल गई, जिससे मोक्ष और भी गर्म हो रहा था। मोक्ष की सांसें ईशानी की होंठों से टकरा रही थी। बीबी, लगता है तुम बहुत मूड में हो। ऐसे मेरे नींद में होने का तुम फायदा उठाना चाहती हो। मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा हूं। तुम मेरे होश में भी मेरे साथ जो चाहे कर सकती हो। बेबी डॉल, क्यों ना एक और राउंड हो जाए? मोक्ष ने ईशानी की सीने को एक हाथ से सहलाते हुए कहा। उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर ईशानी को बहुत शर्म आ रही थी। भले ही वो बहुत पावरफुल थी, स्ट्रोक थी, पर मोक्ष के सामने वो हमेशा एक शर्मीली लड़की बन जाती थी। उसने शर्म से अपनी चेहरा मोक्ष के सीने पर छुपा दिया, जैसे वो उसके अंदर घुस जाएगी। उसकी इस हरकत पर मोक्ष की होंठों पर स्माइल आ गई।
उसे अपनी बेबी डॉल की ये अदा बहुत प्यारी लगती थी, जब उसकी शेरनी बीबी सिर्फ उसके सामने ही एक भीगी बिल्ली बन जाती थी। और ये उसे सबसे अच्छा लगता था कि उसकी बीबी की हर एक कमजोर और प्यार से भरा पहलू सिर्फ उसके लिए है। बाकी सबके लिए तो उसकी बीबी किसी आग से कम नहीं है, जिसे छूने भार से लोग डर जाए, जिसे लोग क्वीन के कर बुलाते हैं। उसे हमेशा से अपनी बीबी की इस बात पर प्राउड फील होता था। क्या हुआ बीबी, तुम मुझसे ही शर्मा कर मेरे अंदर ही खुद को छुपाना चाहती हो? इतना कहकर उसने ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे को अच्छे से महसूस कर रहे थे, तभी ईशानी की फोन रिंग करने लगा। ईशानी ने डे से साइड टेबल से फोन उठाना चाहा, मोक्ष ने उसकी हाथ को रोक लिया और थोड़ी नाराजगी से बोला, बीबी मैं तुम्हारे पास हूं ना, तो तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, अभी मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उसकी ऐसी जिद्दी बातें सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। मोक्ष का बिहेवियर उसे बच्चों जैसा लग रहा था। शायद कोई अर्जेंट कॉल हो, मैं बस थोड़ी बात कर लेती हूं ना, ईशानी ने प्यार से कहा। तब तक फोन कट गया था तो मोक्ष बोला, बातें बाद में, फोन भी नहीं चाहता कि कोई हमें डिस्टर्ब करे, इसलिए देखो आपने आप कट गया। इतना कहकर उसने एक मोकिंग स्माइल दी। उसने इतना ही कहा था कि फोन फिर से रिंग होने लगा तो मोक्ष का चेहरा काला पड़ गया। उसे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसकी बीवी को फोन करके उनकी रोमांस को डिस्टर्ब कर दिया था। वहीं मोक्ष की चेहरे को देखकर ईशानी को हंसी आ गई। मोक्ष इस वक्त बिल्कुल एक जेलस हस्बैंड के अवतार में था। ईशानी ने जैसे ही फोन को अपने हाथ में लेकर रिसीव किया तो मोक्ष ने उसकी हाथ से फोन छीन लिया और बिना देखे ही बोला, हेलो, अगर जीना चाहते हो तो दोबारा मेरी बीवी को फोन मत करना। वहीं दूसरी तरफ का इंसान, जो कि और कोई नहीं मोक्ष के दादी माँ कनक जी थे, जैसे ही उन्होंने ईशानी के फोन से मोक्ष की आवाज सुना और उसकी धमकी को सुना तो उनकी आंखें छोटी हो गई। उनके पास बैठे दादाजी की आंखें भी छोटी हो गई। उनका ये बदमाश पोता क्या उनकी प्यारी बीवी को धमकी दे रहा है? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उनकी प्यारी बीवी को जान की धमकी देने की? अखिलेश जी और कल्पना जी भी मोक्ष की बातें सुनकर हैरान थे कि आखिर ये लड़का अपनी दादी माँ को धमकी कैसे दे सकता है। वहीं मोक्ष ने तो कॉलर आईडी देखा ही नहीं था। ईशानी भी मोक्ष की बातें सुन हैरान थी। जैसे ही वो फोन रखने वाला था, उधर से एक गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी दादी माँ को धमकी दो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बीबी को धमकी देने की? ईशानी की फोन से आपने दादाजी की आवाज सुनकर मोक्ष हैरान हो गया। फिर उसकी नजर कॉलर आईडी पर पड़ी जिस पर दादी माँ लिखा हुआ था। मोक्ष के चेहरे गुस्सा पल भर में ही गायब हो गया।